कि भाई वो जन्माष्टमी की रात बड़ी खौफनाक रात थी। उस दिन का माहौल खौफनाक था। लाइट बंद कर रखी थी प्रशासन ने, जिसको हम आमने सामने हो गए। तो मैंने मतलब अपने लोगों को एक हमने पीपल के पेड़ में चढ़ गए थे। हमें दिल्ली जाने के लिए पास नहीं दे रहे थे, परमिट नहीं दे रहे थे। तो हमने तारा जोशी को कहा, मैंने कहा तारा जोशी कूद लोगे आप ऊपर से? उन्होंने कहा तारा जोशी जैसी कूदे हमें एकदम परमिशन मिली। क्योंकि जब हम उत्तराखंड राज्य प्राप्त कर सकते हैं तो हम ये उत्तराखंड की समस्याओं के निराकरण के लिए क्यों नहीं आंदोलन करते हैं? पुलिस चाहे तो नशा नहीं रुक सकता है, पुलिस चाहे तो नशा टिक ही नहीं सकता। इसमें कैसा मुद्दा है इस राज्य का नशा, स्पेशली स्मैक। देखो नशा तो शराब भी है, चरस भी है, भाई ये चल रही है सदियों से। स्मैक जो है ये बर्बाद कर दे रहा है। इस चीज़ के लिए कौन आंदोलनकारी हमारी आवाज़ उठा रहा है? करने मेरे मूड में है स्मैक के खिलाफ आंदोलन, या मैं मतलब बिगुल बचाऊंगा इसे। हम लोगों की संवेदनाएं मर गई हैं। अब तो बाप की अंत्येष्टि भी वो मोबाइल में कर दे रहा है। स्मैक वाले घर आप देखिए, उन घरों में कैसा माहौल है। बंद करा तो वो स्मैक जो बेचता था वो क्या कह रहा उस आदमी से? कह रहा तू घर में जा, लेट पहुंचेगा, मैं तेरे से पहले पहुंच जाऊंगा। इनके पास हर चौकी पे पैसा आ रहा, जो स्मैक बेच रहा है वो पैसा दे रहा। मौजूदा दौर में जो छात्रों का नेतृत्व है, जो छात्र संघों के लोग हैं, उसको आप आंदोलन की दृष्टि से मौजूदा नेतृत्व को किस दृष्टि से देखते हैं? कुछ वो तो देखो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। आज मंच से लोग बोल रहे हैं कि नेपाल जैसे हालात हो जाएंगे, दंगा हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, नेताओं को मारा जाएगा। अरे जो मंच से बोल रहा है तो उसके मन में भी है ना। नमस्कार, मैं संजीव पंत, जोखिम न्यूज़ नेटवर्क से एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस नए एपिसोड में। पहाड़नामा के इस एपिसोड में आज हमारे साथ हैं एक क्रांतिकारी आंदोलनकारी भाई जगमोहन बगड़वाल, जो कि अपने छात्र जीवन में हल्द्वानी MBPG कॉलेज में उप सचिव पद पर रहे। उसके बाद आप सचिव चुने गए और तदुपरांत आप छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे। राज्य आंदोलनकारी में आपकी एक महती भूमिका है। आपने प्रमुख रूप से इस राज्य आंदोलन में भागीदारी की है। हम आपके साथ हैं और आपसे जानना चाहेंगे राज्य आंदोलन और उत्तराखंड में हुए तमाम जो 90 के दशक में आंदोलन हुए, उनसे जुड़े हुए कुछ अनछुए पहलू, जिनका जिक्र समाचारों में या किसी अन्य प्रचार माध्यम में वर्तमान में नहीं हो पाता है। उन पहलुओं पर हम बात करेंगे भाई जगमोहन के साथ बैठकर। और जगमोहन जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप लाइव हैं हमारे साथ। तो थैंक्स सर। संजीव पंत जी, मैं सर्वप्रथम आपको बधाई देना चाहता हूं। आपके न्यूज़, ये जो जोखिम न्यूज़ प्रसारित कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपका इस हल्द्वानी नगरी में स्वागत करता हूं। आपकी नगरी है वैसे ये। बिल्कुल। तो जैसा आपने कहा कि उत्तराखंड आंदोलन की बात करी, तो मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं तो 91 में जब कॉलेज में आया था, आपको पता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका आंदोलन चला था। बिल्कुल, उस समय मैं आमरण अनशन पर बैठा था। आमरण अनशन में बैठा और था। आप उस समय आपने एडमिशन ही लिया था। प्रवेश हुआ था। अच्छी तरह याद है। तो मेरे अंदर भी जुनून था थोड़ा। बिल्कुल। और मेरे को मेरे ग्रुप ने कहा था तुम जॉइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ोगे जी। तो मैंने देखा, मेरे को मौका था। आप लोगों ने अनशन कर रखा था जी। प्रशासन और छात्र संघ वाले दबाव बनाना चाह रहे थे आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने निडर होकर आपके संग रहा। और हमारे जब तत्कालीन अध्यक्ष थे भुवन भंडारी जी, उनसे भी मेरी बहस हुई जी कि भैया हम ये तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें 15 मार्क्स का बोनस नहीं मिलेगा। हाँ। उस समय यहाँ भुवन भंडारी अध्यक्ष थे और रवि शर्मा जी उपाध्यक्ष थे। नैनीताल में डब्बू अध्यक्ष थे। हाँ। और हमारी जीत हुई उसमें। बिल्कुल। हल्द्वानी बंद कराया था हमने। उस दौर के जो BSc के पास कई लड़के तो उत्तराखंड सरकार में IAS और PCS के पद पर हैं। तो यहाँ से मेरा कैरियर मतलब एक आंदोलन से चालू हुआ। मैं उप सचिव बना। मेरे को आप लोगों ने भी सपोर्ट करा होगा। बिल्कुल। BSc ग्रुप ने भी मेरे को सपोर्ट करा होगा। और बहुत अच्छी वोटों से, मैं बहुत अच्छे मार्जिन से मैं उप सचिव बना। उसके बाद फिर मैं सचिव बना। और सचिव बनने के बाद मेरे को उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी का जो आंदोलन का करने का मौका मिला, आंदोलन करने का मौका मिला। और हमने पूरा
6 महीने भूखे प्यासे सुबह निकल जाते थे। हमने वो आंदोलन करा और निडर होकर करा। प्रशासन ने हमें बड़ा दबाव में लाए, जेल भेजा, फिर भी हमारे कदम पीछे नहीं हटे। उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे पूरे ही उत्तराखंड के जो भी वासी थे, उनको भी मैं उत्तराखंड आंदोलनकारी कहूँगा। क्योंकि देखो, किसी ने दुकान बंद करी, किसी ने अपना जॉब त्यागा, मतलब उसमें छुट्टी ली या नहीं जा सका, दुकान में लोगों का हर्जा हुआ, तो वो भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट हमारे आंदोलनकारी हैं। बिल्कुल। क्योंकि मेरे से बहुत दुकानदार मिलते हैं, वो कहते हैं भाई हम भी तो आंदोलन। मैं कहता हूँ आप तो हैं ही हैं। मैं उनको अपने विचार जो मैंने एक बार दिए थे यहाँ, उसमें भी मैंने यही कहा कि भाई हमारे जो हम ही नहीं है उत्तराखंड आंदोलनकारी, आंदोलनकारी हमारा समूचा प्रदेश है, जो उस समय 18 साल और 18 साल से तत्कालीन युवा थे या तत्कालीन व्यापारी थे, तत्कालीन कर्मचारी थे, नौकरी पेशा लोग थे या अन्य मजदूर वर्ग था। आजकल तो हर कोई लिख दे रहा मैं प्रमुख राज्य आंदोलनकारी, मैं राज्य आंदोलनकारी ना। बिल्कुल। और हमारा फेलियर का कारण भी यही है। हमारा फेलियर का कारण, आपने अभी बहुत अच्छी बात कही केडी भाई से हमारे, कि भाई आप लोग अपनी समस्याएं, समाज की समस्याओं को ना उठाते हुए आप अपनी समस्याएं लेके जाते हैं कि हमारी पेंशन बढ़ाइए, हमें शैक्षिक आरक्षण दीजिए, हमें स्वतंत्र संग्राम सेनानी वाला दर्जा दीजिए। तो मेरा मानना यह है कि दीजिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन समाज के लिए क्या है? क्या हम अपने सब व्यवसाय और अपने जो डेली जो वर्क है, हम उसको त्याग के आंदोलन कर रहे हैं? तो हम अपने जो पेंशन है हम उसको बढ़ाने के लिए मांग कर सकते हैं। क्योंकि हम आंदोलन कर रहे हैं, हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे हम कह सकते हैं सरकार हमें भाई हमारी पेंशन बढ़ाए, और हम समाज के लिए लड़ रहे हैं और समाज भी हमें सपोर्ट करेगा। बिल्कुल। ये बात मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा मेरे को जब आपने केडी भाई से कहा। मैं जहाँ भी हमारे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के सम्मेलन होते हैं, मेरे को अगर बोलने का मौका मिलता है, मैं यही बात बोलता हूँ। बिल्कुल। कि हमारा फेलियर का कारण यही है। तो मैं तो आपकी ही बात उठा रहा हूँ, मैं कोई हाँ, ये फेलियर का कारण है। बिल्कुल। और ये हमारे जो आपने कहा कि हम देखो केड़ा जी हैं, वो बने निर्दलीय बने, कोई बड़ी बात नहीं निर्दलीय बनना, लेकिन हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस सिर्फ एक राम सिंह केड़ा के अंदर सिंह केड़ा, एक राम गोपाल जी थे, ये भी राजनीतिक पार्टियों में चले गए। मे भी अगर ये इंडिविजुअल रहते और ये अपना संगठन बना के लड़ाई लड़ते तो हो सकता था ये थर्ड फ्रंट बनता। बिल्कुल। तो मैं यही कहूँगा कि हम लोगों जो भी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं, आज हम कसम खाएं, मैं हर मंच से कहता हूँ हम कसम खाएं और हम एकजुट हो जाएं। क्योंकि जब हम उत्तराखंड राज्य प्राप्त कर सकते हैं तो हम ये उत्तराखंड की समस्याओं के निराकरण के लिए क्यों नहीं आंदोलन करते हैं? उसका निराकरण बड़ी आसानी से होगा जब अगर हम और आप सब, मतलब जितने भी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं जो अपने को कहते हैं, वो मिल बैठ के करें। बिल्कुल। अपनी पेंशन का उपयोग करें। भाई काम तो कर ही रहे हैं, 99% आंदोलनकारी काम कर रहा है, अपने व्यवसाय में मस्त है, अपने मतलब नौकरी कर रहा है। 1-2% है जो नहीं कर रहा होगा, और मैं उसमें से मैं भी हूँ। मैं भी अपने डेली नीड्स का निकाल लेता हूँ, ऐसी बात नहीं इधर उधर करके। लेकिन हमने संगठन बना के अगर हम लड़ाई लड़ेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। हमारा ये उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी वाला परिषद हो या कोई हम संगठन ऐसा नाम दें उसको, तो वो हम डेवलप करके हम इस राज्य को एक जो हमने कल्पना की थी कि हमारा उत्तराखंड राज्य ऐसा होगा, हम ऐसे जो आपने कहा भाई खांस आ जाएगी और ये नदी में हमें पानी मिल जाएगा, हमें बिजली कटौती से मुक्ति मिलेगी, तो इन चीज़ों को लेके भाई हमें देहरादून, वहाँ लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा, अपने मतलब बीच की राजधानी होगी, अपने पहाड़ का समुदाय होगा, उसमें देसी हो, मोमडन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब जो भी इस उत्तराखंड राज्य में रह रहा है वो उत्तराखंडी है, वो पहाड़ी है। बिल्कुल। तो उस चीज़ को अगर हम लेके आगे बढ़ेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं भी हम मतलब इस राज्य में हमारा संगठन राज करेगा। और जो हम आज भीख मांग रहे हैं, हमारी पेंशन बढ़ाओ, हमें शैक्षिक आरक्षण दो, वो भीख हम ना देते हुए हम बांटने वाले होंगे। बिल्कुल। तभी राज्य की परिकल्पना तभी, हाँ, क्योंकि हमने जब उत्तराखंड आंदोलन करा था, हमने यही परिकल्पना करी थी, यही कल्पना करी थी कि हम भाई एक अच्छे
राज्य की निर्माण करेंगे। लेकिन मेरे को तो बिल्कुल बड़ा दुख होता है मेरे को ना। और उन महिलाओं को भी जो घर में रोटी और चकला बेलन छोड़ के आंदोलन में आई थी, उनको राजनीति से तो कोई मतलब ही नहीं है। उनमें से कुछ महिलाएं होंगी जो राजनीति वाली हैं, ज़्यादा महिलाएं तो वही होंगी जो घरेलू महिलाएं थी और वो चाहती थी हमारे बच्चों का अच्छा हो, हमारे पति का अच्छा हो, हमारे इस राज्य का अच्छा हो। तो इसको लेके हमने जो आंदोलन करा था वो मेरे को कहीं भी नहीं दिख रहा है कि हम आज कोई ऐसी मांग उठाएं कि जो समाज के हित में हो। स्मैक के लिए मैं कहूँगा, मैं हर जगह कहता हूँ, मेरे को जहाँ भी मौका मिलता है, स्मैक ऐसा मुद्दा है इस राज्य का नशा। हाँ, नशा, स्मैक स्पेशली स्मैक। देखो नशा तो शराब भी है, चरस भी है, ये चीज़ थोड़ी बहुत मैं वैसे कह रहा हूँ भाई, ये चल रही है सदियों से। स्मैक जो है ये बर्बाद कर दे रहा है, होने को वो भी गलत है भाई। जो बिक रहा है वो अवैध जो भी बिक रहा है वो गलत है। इंजेक्शन, स्मैक के संग में इंजेक्शन को जोड़ूंगा। मेडिकल जो नशा है, मेडिसिन के रूप में नशा ले रहे हैं, इस चीज़ के लिए कौन आंदोलनकारी हमारी आवाज़ उठा रहा है? और ये अगर समाज के कुछ लोग उठा भी रहे हैं तो वो एक दिन मैराथन दौड़ कर दे रहे हैं, नशा मुक्ति मैराथन दौड़। भाई उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, उसके लिए सरकारों को चेताना पड़ेगा। भाई हमारा सबसे बड़ा पुलिस का सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। अभी बीच में आपने, क्योंकि थोड़ा सा पहलू से हट के, हालांकि अभी कुछ समय पहले देहरादून में डीजीपी ने, पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने उत्तराखंड के छात्रों की एक बैठक बुलाई इसी नशे को लेकर। उसमें नशे को लेकर बड़े सवाल थे। तो एक छात्र ने खड़े होकर अपनी जगह कहा, उसने और बड़ी अच्छी बात कही, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उसने अपनी जगह खड़े हुए कहा, उसने कहा सर ऐसा है कि मुझे देहरादून आए हुए अभी सिर्फ 6 महीने हुए, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मुझे ये पता है कि देहरादून में कहाँ कहाँ स्मैक मिल रही है। मैं प्रथम वर्ष का स्टूडेंट हूँ और बाहर से आया हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि देहरादून में कहाँ कहाँ स्मैक मिल रही है। और आप बाकायदा सरकारी ट्रेनिंग करके आए हैं, आपको सरकार इसी बात की तनख्वाह दे रही है, तो आपको ये जानकारी क्यों नहीं है कि आपके थाने से 150 कदम दूरी पे इसमें पूरी जो है खुलेआम बेची जा रही है? वेरी गुड। या नहीं? तो क्योंकि आपने पूरा जीवन हल्द्वानी को या जहाँ से भी आप लोग हैं आपने दिया है, तो क्या आपको ये पता नहीं कि शहर में कौन काम कर रहा है? मेरे ख्याल से नशा बंद करना, अगर राज्य आंदोलनकारी या कुछ जागरूक लोग सामने आ जाएं तो मैराथन निकालने से नशा बंद करने की अपेक्षा कर, तो मेरे ख्याल से अगर शहर के जागरूक लोग इकट्ठा हो जाएं तो 24 घंटे के अंदर शहर में नशा बंद किया जा सकता है। धरना प्रदर्शन भी करें, धरना प्रदर्शन से ये रहेगा, प्रेशर रहेगा। नहीं तो अगर इकट्ठे होंगे, बैठक उन्होंने कहा पुलिस वालों ने कहा हो गया ये तो नहीं इकट्ठा क्या मतलब कि अगर आप ये देख रहे हैं कि भाई आपको जानकारी नहीं कि शहर में हल्द्वानी में कौन स्मैक बेच रहा है। बात में आपकी जो डीजीपी वाली बात है वो यहीं आके बहुउद्देशीय भवन है जो भी है अपने काठगोदाम में, क्या कहते हैं इसको, अपना सरकारी जो भवन है, क्या बोलते हैं इसको, इसमें मैंने अखबार भी रख रखा है अभी। अच्छा, अभी आप कहोगे तो मैं अखबार ले आऊँगा जी। वो डीजीपी वाली जो बात आपने कही है, डीजीपी ने एक अखबार में मैंने बयान पढ़ा उनका, डीजीपी कह रहे हैं पुलिस चाहे तो नशा नहीं रुक सकता है, पुलिस चाहे तो नशा दिख ही नहीं सकता है। कितनी बड़ी बात, एक पुलिस वाला पुलिस वालों से कह रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, वही वाली बात आ गई जो लड़के ने वहाँ छात्र ने कही। तो मैंने अखबार इसीलिए रख रखा, मैंने कहा कभी मैं आंदोलन या करने, मेरे मूड में है इसमें के खिलाफ आंदोलन, या मैं मतलब बिगुल बचाऊंगा इसका, तो वो मैंने अखबार भी अभी भी रख रखा है। चलिए अच्छा है, आपके अंदर का आंदोलनकारी जिंदा है मेरे अंदर तो है। ये जान के भाई ये है कि अभी मतलब अभी उसमें आग नहीं लगी, अभी मतलब तिल्ली राख जो है वो राख को कुरेदना है, बस नहीं कुरेद के चिंगारी ढूंढ रही है। हाँ, चिंगारी अगर तो वही काम मैं करने के लिए अब आया हूँ। मेरे पहाड़नामा का उद्देश्य भी यही है कि जो राज्य आंदोलनकारियों की आग ठंडी हो गई है, जो ऐसा लग रहा है कि राख हो गई है, तो हम भी पहाड़नामा के माध्यम से चाह रहे हैं कि उस राख को कुरेद कर उसमें बची हुई चिंगारियों को फिर से सुलगाया जाए और राज्य आंदोलन की एक नई लड़ाई उत्तराखंड राज्य निर्माण की लड़ी जाए। ये भी बहुत टफ है पंजी, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये टफ इसलिए है क्योंकि हम लोगों की संवेदनाएं मर गई हैं। देखो ये संवेदना शब्द आप समझ रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, संवेदनाएं मर गई हैं, मर गई। संवेदनाएं आदमी के अंदर नहीं रह गई, प्रेम नहीं रह गया है। जैसे लोग कहते हैं हिंदू एक हो जाओ, अरे हिंदू कहाँ से एक हो जाएगा जब भाई भाई एक नहीं है।
जब भाई भाई एक नहीं है, परिवार एक नहीं है, तो हिंदू कहाँ से एक हो जाएगा? बिल्कुल। तो संवेदनाएं मर गई हैं, तो इसलिए हम बहुत पीछे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि किसी को कोई मतलब नहीं रह गया है समाज से। कोई जिसका जो चल रहा है वो चल रहा है। अभी ये जो वोटर लिस्ट वाला जो काम चल रहा है, उसमें देखो कितने पटवारी हो, कितने उन्होंने क्या कहते हैं, आत्महत्या कर ली। जो ये होते हैं जो NCR SIR। हाँ, SIR वाला जो निकाला है, इसमें मतगणना के लिए किसको वो कर रखा है, जिन्होंने 17 लोगों ने आत्महत्या कर ली। हाँ तो बिल्कुल। इतना प्रेशराइज कर रहे हैं उनको, लोग परेशान हैं। 170 रुपये में वो बन रहा है। अच्छा। लेकिन लोग मेरे को कोई बता रहा था कल, एक पदमपुरी से आई यहाँ बनाने, अच्छा। अब उससे कह दिया उस पर 170 रुपये नहीं थे। अब उन्होंने सोचा सरकारी काम है, 10-20 रुपये लगेंगे, फ़ोटो स्टेट वो कर दूंगी मैं। हाँ। वो रो रही थी, मेरे को लड़का बता रहा था, कह रहा था मेरे पीछे ही खड़ी थी, वापस पदमपुरी गई। हाँ। तो लेकिन कोई इसके लिए आगे नहीं आ रहा, कोई मतलब, मैं इसीलिए कह रहा हूँ संवेदनाएं मर गई हैं। आदमी को कोई मतलब नहीं, वो अपने मतलब से जी रहा है, अपने में जी रहा है, उसको कोई मतलब नहीं पड़ोस में क्या हो रहा। हम 70 से दशक से पहले, 80 के दशक से पहले थोड़ी ये चीज़ें थी, संवेदनाएं लोगों में थी, बिल्कुल कि दुख दर्द आदमी देखता था। बिल्कुल। और अब तो कुछ है ही नहीं। अब तो बाप की अंत्येष्टि भी वो मोबाइल में कर दे रहा है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है, मैंने DM को ज्ञापन दिया था, वंदना सिंह जी को, ये स्मैक के लिए। फिर से मैं स्मैक की ओर आपको रुख करता हूँ। स्मैक के खिलाफ मैंने वंदना सिंह जो DM थी, उनको मैंने किया। उनने मुझसे कहा कि भाई तुम लोग भी आ गया हो। लेकिन वही आपने जो बात कही DGP से, वो लड़के ने कहा कि भाई आप तनख्वाह खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस है उस चीज़ की, आपने सब कुछ कर रखा है, आपकी ड्यूटी है, आप करोगे, हम करेंगे। हाँ ठीक बात है, आप तो बता ही सकते हैं सर। बता सकते हैं। और हम जब कह रहे हैं आपसे, शहर में तमाम जगह ये इसलिए हो गया, देखिए कोई नहीं बोल रहा है। हमने सिडगुल का आंदोलन करा, आपको पता होगा। ये कोई नहीं बोल रहा है या राजनीतिक लोगों के व्यक्तिगत हित जुड़े हैं, तो इसलिए ये सब चीज़ें चल रही है। ये सही कहा आपने। राजनीतिक लोग जो है ना, वो जो जितने भी हमारे आंदोलनकारी भी हैं, वो भी राजनीतिक पार्टियों से हैं। ज़्यादातर 99% पार्टियों से हैं। वो पार्टियों से बधे हुए हैं, बोल ही नहीं सकते भाई। वो चाहे कांग्रेस का हो, चाहे BJP का हो, चाहे किसी का भी हो, जो नेता है या व्यापार मंडल का है, किसी का भी है, किसी भी संगठन का है, उसके पुलिस वाले से 2-4 काम निकल जा रहे हैं। फ़ोन कर रहा हूँ, उन्होंने कहा यार मेरा ये लड़के का यार चालान, मेरे लड़के का यार ये हो गया यार, छोड़ दो यार। तो वो CI भी छोड़ दे रहा है, दरोगा भी छोड़ने का कोई नहीं, हम भी कहीं इनसे समझौता हमारा भी हो जाएगा, गिव एंड टेक। तो वो ऐसा इस समाज में चल रहा है। वो खुश है, उनके भी लोग छूट जा रहे हैं, काम हो जा रहे हैं, और पुलिस वाला भी, अफसर भी खुश है कि यार कहीं पे ऐसा हेजिटेशन होता है तो हम इनको मना लेते हैं। तो ये इस तरह की जो व्यवस्था चल रही है, इससे हमें छुटकारा पाना है। और वो छुटकारा तभी होगा यहाँ तो कोई नई ब्रीड आए। पुरानी ब्रीड तो मर गई है। मर गई मीन्स उनका देखो सब मर, कैलिबर खत्म हो गया, कैलिबर खत्म भी हो गया। वो आदी हो गए, वो अभ्यस्त हो गए अपने कामों में। क्योंकि मेरे को 54-55 मेरे को हो गए हैं। KD भाई है 60 के ऊपर वो हो गए होंगे। जो भी हम 94-95 में जिनने भी आंदोलन करा हुआ, आप हैं 55-58 में, आप भी, हाँ मैं भी चले 54 साल का हो तो गया। ये तो नया कैलिबर कोई आए, किसी को राजनीति की मतलब आग लगी हो उसमें, या जुनून हो उसके अंदर, या जनता पागल की हो लड़ाई कि हाँ लड़ने का। जनता की लड़ाई के लिए। जैसे हमारे कैलाश तिवारी थे, हम थे बेरोजगार संगठन में, मोहन पाठक, हम लोगों ने बड़ी, लीला कांडपाल, हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया इस शेड्यूल के लिए। 70% आरक्षण, महेंद्र पाल जी हमसे कहते थे कि ये तो होगा ही नहीं, 70% आरक्षण किसी हालत में नहीं मिलेगा। तो मैं मोहन पाठक से कहता था, मोहन भाई पक्का मिलेगा, हम अगर आंदोलन करेंगे तब मिलेगा, बेगर उसके। और 70% आरक्षण का GO पास हुआ, उसका इम्प्लीमेंट भले ही नहीं हो पा रहा है, साफ सुथरे तरीके से नहीं हो पा रहा है, अच्छा। लेकिन अब उसके लिए जनता भी जिम्मेदार है। जनता भी जिम्मेदार है, और हम भी थोड़ा बहुत है, क्योंकि हमने आगे, मोहन भाई ने फिर BJP कांग्रेस ज्वाइन कर ली, उन्होंने भी पार्टियों में चले गए। वो नहीं तो उनका तो नाम था पूरे उत्तराखंड में। बिल्कुल। आज जो बॉबी पवार का नाम हो रहा है उस तरह नहीं, ये मैंने मोहन से व्यक्तिगत रूप से मैं तो आपके मंच से कह रहा हूँ। मैं क्योंकि मेरे अंदर जो चीज़ें हैं, मैं तुम्हारी तरह मोहन भी मेरा जूनियर, तो मैंने ये मोहन से व्यक्तिगत रूप से मैं बिल्कुल देखो आपके मंच के माध्यम से कह दे रहा हूँ।
नहीं तो आदमी नहीं कहता है। हाँ उन्होंने कहा नहीं यार क्या कहना, लेकिन ये लोग पार्टी में चले गए, नहीं तो मोहन पाठक तो समझ लो इस उत्तराखंड का गांधी होता। बिल्कुल। ऐसे हम सुनते थे, हाँ। बूढ़े लोग उनके पैर छूते थे, तो हम मोहन भाई कहते थे यार ये पैर मेरे में, वो कहते थे हम आपके पैर नहीं छू रहे, आपके कर्म के पैर छू रहे। तो बहुत अच्छा कैलिबर था उनमें, पता नहीं क्या हुआ वो पार्टी में चले गए, और उन्हीं पार्टियों का हम विरोध करते थे मोहन भाई और हम। जब मंच से हम बोलते थे, हम कहते थे बीजेपी की नीति ये है, कांग्रेस की नीति ये है। तो मैंने इसीलिए मैंने आज तक मेरे से बहुत से संगठन कहते हैं भाई पार्टी ज्वाइन कर लो, मैंने कहा नहीं यार, हम मंच में आपके लिए क्या बोलेंगे, हमारे सिद्धांत कहाँ चले जाएंगे, हमारा व्यक्तित्व तो हमारी पर्सनैलिटी गायब हो जाएगी। उन्होंने कहा यार ये भी ऐसी है, ये कल को कांग्रेस और बीजेपी की नीतियों के लिए बात करता था, आज ये कांग्रेस की नीतियों की तारीफ कर रहा है। भाई जब हम संगठन में आपकी तो पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस की है, मैं जाता हूँ, ऐसी बात नहीं। सुमित भाई से मेरे अच्छे रिश्ते हैं, प्रमोद तोलिया जी बीजेपी वाले हैं। हेमंत भाई हमारे सीनियर थे, हेमंत जो आपके चाचा जी हैं। हाँ ये तो बहुत सीनियर होंगे। प्रमोद तोलिया जी हमारे बीजेपी में हैं, उनसे मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं, उनका भी मैंने समर्थन किया था अभी जिला पंचायत में। सुमित भाई हैं, व्यक्तिगत में कहीं भी जाता हूँ, किसी को भी सपोर्ट कर देता हूँ। सही है, हमें ये मेरी इच्छा है। मेरे मोहल्ले से पार्षद के लिए बीजेपी का तन्मय रावत खड़ा हुआ था, मैंने उसका भी किया। इंडिविजुअल पार्टी का मैं मतलब मैंने कोई सदस्यता नहीं ली, सिर्फ इसी ने ली कि हम किसी चीज़ को सैद्धांतिक रूप से अगर विरोध कर रहे हैं तो उसको हम अपने पर्सनैलिटी से। अच्छा, तो चलिए आप नशे के विरुद्ध इस मुहिम को कीजिए, और मैं आपको ये भरोसा देता हूँ कि जिस तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर हम उत्तराखंड राज्य आंदोलन में आप लोगों के साथ थे, उसी तरीके से नशे की इस मुहिम में भी आपके साथ रहेंगे। और अब बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान या उससे पहले आरक्षण आंदोलन जो हुआ था उसके दौरान, या इसी दरमियान में जो शराब विरोधी एक आंदोलन हुआ था उसके दौरान, अगर कुछ ऐसे अविस्मरणीय पल हों, कोई ऐसी घटना हो जिसका आप जिक्र करना चाहें हमारे दर्शकों के लिए, उसको बताना चाहें, क्योंकि आप छात्र संघ में लगातार 3 पदों पर अलग अलग समय में चुनाव लड़े हैं, तो एक बड़ी फॉलोइंग ऑफ फैंस आपकी रही है, आप लोकप्रिय रहे हैं युवाओं में उस दौर के। और तो आप अगर ऐसे कुछ उन पलों को बताना चाहें जो साथी हमारे अगर इसको कभी देखें तो उन्हें इसको याद आए, तो आप। जी ऐसा है, हम जब उत्तराखंड आंदोलन कर रहे थे, मैं थोड़ा बहुत आंदोलन पहले भी करता था, आपको बताया। बिल्कुल। और कॉलेज के होते रहते थे तो हम देखते थे कि अराजकता भी होती थी। हाँ, कुछ लोग अराजक तत्व भी आ जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो पत्थरबाजी करते थे। बिल्कुल। वो प्रशासन के आदमी भी हो सकते थे। हाँ, वो कहीं से भी हमारे आंदोलन को तोड़ने की कोशिश भी कर सकते थे। बिल्कुल। तो कुछ ऐसा भी होता था, तो इसलिए मैं सतर्क रहता था, हमेशा पीछे रहता था आंदोलन, जहाँ भी हमारा मॉब जाता था। तो ऐसी कोई अप्रिय घटना तो हमारे इस राज्य में नहीं, इस हल्द्वानी में हमारे नहीं हुई है। नहीं, कोई ऐसी अविस्मरणीय पर जो आपको बार बार याद आता हो। एक यही चीज़ याद आता है कि जन्माष्टमी का दिन था। हाँ। और हम लोग सम्मान समारोह मनमोहन तिवारी जी का करके काठगाम से आ रहे थे, तो यहाँ समाजवादी पार्टी की भीड़ एक तरफा नारे लगाते हुए चल रही थी और विरोध कर रही थी इस उत्तराखंड का और आरक्षण का। रऊफ भाई के नेतृत्व। हाँ, ये विपक्ष में थे। हाँ, ये समाजवादी पार्टी की सरकार ये चाह रहे थे कि आरक्षण लागू रहे। हाँ। और हम चाह रहे थे आरक्षण हटे, जो 27% आरक्षण लगा था। जी जी जी। उस दिन का माहौल खौफनाक था। लाइट बंद कर रखी थी प्रशासन ने, जिसने भी कर रखी थी, या लाइट गुल हो गई, तो हम आमने सामने हो गए। तो मैंने मतलब अपने लोगों को कोई ऐसा ना हो घटना, कि दंगे की स्थिति ना हो, जो कि प्रशासन चाहता था। प्रशासन चाहता था, और ये मॉब ऐसे हम छिटका दे कि इस बहाने कर्फ्यू लगा दिया जाए शहर। कुछ नहीं हुआ तो प्रशासन ने हमारे ऊपर फिर लाठीचार्ज किया, जिसमें कैड़ा जी, खाती जी, गगन पांडे और 2-4 लोग और थे जो घायल हुए लाठीचार्ज से। इन्होंने लाठीचार्ज, वो घटना ऐसी थी। उसके बाद बीपी वर्मा डीएम आए थे। मतलब उस समय हमें डर लगता था, क्योंकि हम भी छोटे ही थे, 22-24 साल की उम्र थी सभी लोगों ने। अब एक पुलिस वाला आया, वो कहने लगा आपको नहीं, टीपीसी तेजपाल सिंह हमारे दरोगा वो थे,
सीआई थे, उन्होंने कहा डीएम साहब बुला रहे भैया आपको। डीएम साहब ने हमें बुलाया और वहीं हमें 4-5 लोगों को अंदर कर दिया, बंद कर दिया। हमें उसमें ऐसा लगा कि क्योंकि मुलायम सिंह का खौफ था, मुलायम सिंह दबाना चाहते थे, तो हम तब सहमे हुए थे। वो मेरे को घटना आज भी याद रहती है कि भाई वो जन्माष्टमी की रात बड़ी खौफनाक रात थी, जब हमने कृष्ण की जन्मभूमि में अपनी रात गुजारी थी। तो हमें रात को हमें 12 सुबह 2-3 बजे बरेली के लिए रवाना कर दिया। फतेहगढ़ जेल किसी को भेजे। कुछ नहीं पता था, हल्द्वानी में किसी को कुछ नहीं पता था। फिर उसके बाद बरेली में जगह नहीं थी, हमें फतेहगढ़ जेल भेज फिर दिया। यहाँ महिलाएं इकट्ठी हुई, क्योंकि हमारा कुछ पता ही नहीं चल रहा था। महिलाएं 10-12 हज़ार, मतलब 2-4-5 हज़ार भी महिलाएं होंगी, वो लगती हैं 15-20। हाँ, काफी मतलब एक हुजूम एक महिलाओं हुजूम का था। मुझे याद है घंटा थाने से लेके कालूशिया मंदिर तक तो पूरी होंगे, महिलाएं बैठी थी। इतनी महिलाएं थी और ऊपर को भी समझ बिल्कुल लीजिए बिल्कुल, कहाँ हम तक भी होंगी, आंदोलन में थे। डीएम कोर्ट तक होंगी। हाँ, तो ये मेरे को, मैंने दृश्य अखबार में देखा ना, हाँ। इतनी भीड़। तो वो ऐसी रात थी, वो तो वो घटना मेरे को आज भी जहन में रहती है। एक हमने पीपल के पेड़ में चढ़ गए थे, हमें दिल्ली जाने के लिए पास नहीं दे रहे थे, परमिट नहीं दे रहे थे। जैसे गढ़वाल वालों को भी नहीं दिया था, ज़बरदस्ती का गढ़वाल वाले भी, हमें भी परमिट नहीं दे रहे। तो हम पेड़ में चढ़ गए थे कालू सईद। फिर हमने कहा यार ये ड्रामेबाजी हो जाएगी, ये कूदेगा कौन। तो हमने तारा जोशी को कहा, मैंने कहा तारा जोशी कूद लोगे आप ऊपर से? उन्होंने कहा हाँ। एक थोड़ा नीचे था, 10-12 फुट में डंठल थी एक, वहाँ पे आ गया वो। हमने कहा कूदेगा भाई, कूदेगा तारा जोशी, 3 बजे कूदेगा। तारा जोशी जैसे कूदे, उनको हॉस्पिटल में हल्का सा आया चनका, हमें एकदम परमिशन मिली। तो ऐसी कुछ घटनाएं हैं जो मेरे को आज भी याद रहती हैं, जिसमें देखो तारा जोशी अगर हो सकता है ज़रा और कुछ ज़्यादा होता उसके रीढ़ की हड्डी में, अगर, क्योंकि ऊपर से तारा जोशी शायद अब नहीं तारा नहीं है, जॉब कर रहे हैं, जॉब कहाँ में है? वो एजुकेशन में ही। और ये कुछ घटनाएं हैं जो मेरे को याद रहती हैं। बाकी तो हम सुबह निकलते थे और शाम को जाते थे घर में। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा भाई, आप भी इस चैनल से मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप इसको बढ़ चढ़ के आप इस बातों को, ये जो स्मैक का पूरा गोरा धंधा चल रहा, देखो पूरा परिवार बर्बाद हो जा रहा है। बिल्कुल। शराब आदमी कितनी पी लेगा भाई, बीच में छोड़ भी सकता है, नहीं छोड़ा कोई नहीं है, तो सदियों से चल रही। लेकिन स्मैक वाले घर आप देखिए, उन घरों में कैसा माहौल है, क्योंकि मैंने देख लिया है, 3-4 घरों में मैंने ऐसा माहौल देख लिया है। और इवन स्मैक बेचने वाले तो इतने निडर हो गए हैं। एक हमारे नंबर 1 में है एक भाई हमारे, उनने एक स्मैक्सी को पकड़ा और उसे थाने में बंद करा। तो वो स्मैक जो बेचता था वो क्या कह रहा उस आदमी से, कह रहा तू घर में लेट पहुंचेगा, मैं तेरे से पहले पहुंच जाऊंगा वहाँ। अच्छा। और वो छोड़ दिया पुलिस वाले। तो जो डीजीपी ने कहा, जो कह रहा हूँ ना कि डीजीपी ने कहा पुलिस चाहे तो स्मैक ना बंद हो, इन चीज़ों को अगर आप अपने चैनल के माध्यम से अगर उठाएंगे तो बहुत अच्छा ये रिस्पांस जाएगा। बिल्कुल। और हो सकता है इसमें प्रशासन अलर्ट हो, और ये चरस और जो इंजेक्शन समाज में मतलब निडरता से बेच रहे हैं लोग, उसका मतलब रोकथाम हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करूंगा पंजी। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने मेरे को बुलाया, बस यही मैं आपका भी धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि ये जो मेरी बातें हैं ये कहीं ना कहीं बिल्कुल जनता तक पहुंचेंगी, लोगों में पहुंचेंगी, आपके पुराने फॉलोअर्स तक पहुंचेंगी, कुछ नए लोगों तक पहुंचेंगी। तो और मैं तो ये कहूँगा कि कोई जो राजनीति नया जो टीनेजर है, जो अभी वयस्क होने की और अग्रसर है, अगर वो राजनीति करना चाहता है तो इस मुद्दे को लेके अगर वो राजनीति करेगा तो मैं उसका तन मन धन, जो मेरे को अपनी पेंशन मिलती है, जो मेरी पेंशन बैंक में भी है, मैं उसको भी लगा दूंगा। और मैं तो मंच से कहता हूँ, बहुत से मंचों से मैंने कहा, देखो मेरे को जो पैसा मिलता है मेरे बैंक में है अभी भी, मैं सारा पैसा दान कर सकता हूँ। लेकिन संगठन बनाएं आप, और उस संगठन में ऐसी बातें हों जो इस हमारी मूलभूत सुविधाओं के लिए हो, और जो अराजकता और जो ये समाज में फैला हुआ गंदगी है, इसको साफ करने के लिए हम आंदोलन करें। और आंदोलनकारी जो हम हैं, जो कुछ हैं, जो मतलब जिनके अंदर है, जो चाहते हैं दमखम है, हाँ कि मैं एमएलए बनूं, मैं विधायक बनूं, या मैं मेयर मैं भी बनूं, समाज के लिए कुछ करूं। देखो जब आदमी करेगा तो होता है, 2-4% में ना हो, 10% में ना हो, बाकी जो भी आंदोलन करेगा या जो भी नेतृत्व करना चाहेगा वो चाहेगा कि मैं कुछ बनूं, और वो जब ये चीज़ें करेगा तो वो बनेगा भी। हाँ बिल्कुल।
जनता चाह रही है, जनता तो चेंज चाह रही है, लेकिन उसको विकल्प नहीं मिल पा रहा। यूकेडी ने अपना विकल्प खो दिया वैसी, कांग्रेस आई, कांग्रेस के संग मिल गए, बीजेपी आई, बीजेपी के संग मिल गए, मंत्री पद ले लिया, हिल्टन के अध्यक्ष बन गए हमारे काशी सिंह हरी, चीफ मिनिस्टर के दावेदार अब हिल्टन के अध्यक्ष बन रहे हैं। तो कहाँ से आपको जनता, हाँ, आपको उस रूप में देख ही नहीं पाएगी। आप तो भाई पिछलग्गू हो गए हो। बिल्कुल। मैंने कहा एरी जी से, मोहन पाठक और हम संग में थे तो हमारी वार्तालाप चल रही थी, एरी जी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। तो मैंने एरी जी से कहा, मैंने कहा एरी जी ये बातें जो आप कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं, ये बातें क्या आपने विधानसभा में प्रश्नकाल में उठाई इनमें से एक बात भी? मैंने कहा मैं भी अखबार पढ़ता हूँ रोज़। कहने लगे नहीं ये तो ऐसा है वैसा। मैंने कहा ये मत कहो, मेरे से मत कहो ये ऐसा है और वैसा है। आप इतनी अच्छी बातें कह रहे हैं और उसको प्रश्नकाल में उठा नहीं रहे। तो ये चीज़ें हैं। और स्मैक के लिए तो मैं ख़ास तौर से सुमित भाई का भी मैं इस चैनल के माध्यम से मैं उनको धन्यवाद, स्मैक के लिए स्पेशली, क्योंकि उन्होंने स्मैक का मामला, मैंने जब उनका समर्थन किया था तो ये मेरे मैसेज भी गया था न्यूज़ चैनल के माध्यम से, नहीं अपने व्यक्तिगत मैंने मतलब दिया था ये मैसेज नेट के द्वारा, ये फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। तो उसमें मैंने कहा था कि भाई ये ज़रूर करिए आप। तो उन्होंने मुद्दा ये विधानसभा में उठाया। लेकिन वो ये कोई आंदोलन करने वाला नहीं है ना, इसके लिए तो भाई निडरता से बैठना पड़ेगा ताकि लगे प्रशासन को यार ये बैठ गया, ये ज़्यादा बड़ा झगड़ा जो है माफिया के खिलाफ होगा। हाँ, तो माफिया से लड़ने के लिए क्योंकि इनके पास हर चौकी पे पैसा आ रहा है, जो स्मैक बेच रहा है वो पैसा दे रहा है, महीनों में लाखों रुपया ये उगाही कर रहे हैं। कौन इसके खिलाफ कौन, वही मैंने कहा वो उसका तो आदमी छूट जा रहा है, पहले पहुंच जा रहा है, उसका चैनल वो रिपोर्ट करने चालान नहीं हो रहा है। नहीं, अब चालान वाली बात है, उन्होंने कहा भाई मेरा है यार, मैं छोड़ो यार, इससे तो हम उठा लेंगे फ़ायदा। वो ये कहीं पे ये हेजिटेशन करेगा तो हम इससे कहेंगे अरे यार तो मान जाएगा। तो हम लोग इतने में ही बिक गए हैं। और राजनीति भी यही रह गई है आजकल, व्यक्तिगत राजनीति रह गई है, मेरा ये कर दो। कोई नेता पे ये कहने नहीं जाता हमारा ये कर दो, सत्य ये कहने जाता है कि सुमित भाई मेरे लड़के का यहाँ जॉब करवा दो, मेरी माताजी का वहाँ से ट्रांसफ़र करवा दो, मेरी ये करवा दो, मेरा वो करवा दो। कोई ये नहीं जाता कि सुमित कोई ये कहने नहीं जाता कि मेरे घर की आगे की सड़क खराब बन रही है, हमारे ये क्या कहते हैं हॉस्पिटल में ये डॉक्टरों की कमी है, इसको पूर्ति कराइए, हमारे ये स्कूल में ये टीचर नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है, हमारे डिग्री कॉलेज में ये सब्जेक्ट नहीं है। ये कोई नहीं कहने जाता नेता से। बिल्कुल। तो नेता भी आदी हो गया भाई, नेता पे हम जाएंगे और प्रेशराइज करेंगे उसको, तो हो सकता है वो उसके अंदर चेंज आए। हाँ, तो मजबूरी है। और मेरा तो खास तौर से राजनीति, मैंने भी विधानसभा का नॉमिनेशन करा था। और बहुत अच्छी तादाद में, आप पूछना किसी से, अच्छा, बहुत अच्छी तादाद में आपको ये वाली बेल्ट तो बता देगी आपको, दवाई वाली हॉस्पिटल यहीं से निकल के गया था। कितने लोग थे अब मैं आपको संख्या नहीं कहूँगा। अच्छा, बहुत अच्छा हुजूम मेरे संग था। लेकिन वो ये मैंने मनन करा और मैंने कहा यार ये मैं कब तक ये व्यक्तिगत राजनीति करूँगा, मेरे पे तो सब यही आते हैं, मेरा ये, मैंने कहा सामूहिक राजनीति वाला तो कोई आता ही नहीं, सामूहिक बातें लेके तो कोई आता नहीं। तो मैंने नॉमिनेशन भी वापस लिया था। वो मैं, लोग कहते भी हैं कि तूने यार बड़ी गलती करी और ये है वो है, तू विधायक बनता है। मैंने कहा यार ऐसी राजनीति मेरे को नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने सिडगुल का आंदोलन करा था, मेरे को नौकरी मिली बीच में, मेरा मैसेज आया मिसेस का कि भाई अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करो। मैंने कहा नहीं, मैं नौकरी वोकरी नहीं करूँगा, मैं लगा हुआ हूँ। पिथौरागढ़ था उस दिन में सिडगुल के आंदोलन में। अच्छा, तो नौकरी, मैंने कहा भाई मोहन भाई हम लोग सब बहुत 10-15-20 लोग हम ऐसे थे जो होल टाइमर थे उसमें। लीला कांड, हाँ, उस समय बेरोजगार संगठन, हाँ, एक मोंटी धोनी है वो था, कैलाश तिवारी जी हैं, जगदीश गंगोला जी हैं। तो हम कथिल भाई हमारे काठधाम के थे, और 2-4 लोग और, मैं नाम नहीं आ रहा उनका मेरे ध्यान में। हम 15-20 लोग डेली मतलब आंदोलन के लिए तैयार रहते थे। अच्छा, उत्तराखंड आंदोलन के दौरान आप कभी कुमाऊं से गढ़वाल की ओर गए हो? एक ही बार गया मैं, वो भी हमारे वो नूतन सवेरा के संपादक थे नोटियाल। अच्छा, नोटियाल जी, जी, तो वो ले गए थे हमें यहाँ
कोटद्वार। कोटद्वार गए हम, वही हमने एक आध मीटिंग करी वहाँ, फिर वो हमें वहाँ ले गए, नरसिम्हा राव जी से मिलवाया उन्होंने हमें, प्रधानमंत्री जी से। और वो बाबा कौन थे, चिन्नास्वामी नहीं, चंद्रास्वामी, उन लोगों से मिलाया। उन सामने भी हमने निवेदन करा, भाई बनाओ उत्तराखंड। ये कहाँ नहीं बनाया, अटल जी ने बनाया, मतलब बनना तो था ही है। थोड़ा अच्छा हो जाता ना तो अच्छा होता। देखिए, तो यही आज पीड़ा है हमारे उसमें कि भाई इस उत्तराखंड से, और छोटा राज्य है, इसमें कोई भी नेता सरवाइव कर सकता है। बॉबी पवार आप देख रहे हैं, 1,60,000 वोट पड़ी, कोई सोचेगा उसको, लेकिन उन्होंने काम किए होंगे कुछ, उनने मैसेज ऐसा कन्वे किया लोगों के अंदर। भले ही मैं उसको अभी अच्छी तरह नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ उसको 1,60,000 वोट पड़े, और वो इसीलिए पड़े, वो वहाँ बागेश्वर में पिटा आंदोलन में, इधर उधर उन्होंने और भी कुछ किया हो। बाकी उसकी हिस्ट्री और उसका क्या वर्तमान है मैं उससे ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन वो भी अगर बॉबी पवार ईमानदारी से अगर करेगा तो कोई बड़ी बात नहीं, वो बहुत आगे जा सकता है, मेरे को उसके अंदर दिखती है। लेकिन उसके लिए त्याग और बहुत मतलब समर्पण, बहुत चीज़ें हैं जो वो बॉबी पवार करे और इस उत्तराखंड को फिर संवारे। या कोई और नया बॉबी पवार है? हाँ, कोई आए भाई, लेकिन ईमानदार। हम लोगों ने जब तक शेड्यूल को आंदोलन करा तब तक ईमानदारी से करा। हमें बहुत लालच दिया गया, मेरे को तो बहुत दिया गया, तेरे को NSUI का प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं, तेरे को ये है, तेरे को ठेके चाहिए, तेरे को काम चाहिए। चचा के माध्यम से भी प्रेशराइज किया बाबू के द्वारा मेरे को। बाबू मेरे को समझाते थे, यार अब एक इतनी बड़ी मिनिस्टर मेरे पिताजी के सामने नतमस्तक होकर कह रही है अपने बच्चे को समझाओ और उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। फिर पिताजी हमें घर में समझा रहे, तो हमने पिताजी से यही कहा, पिताजी मैं तो आपके आदर्शों पे चलता हूँ, कल को फिर अगर कोई मैं गलती करूँगा तो फिर मुझसे कुछ मत कहना, आज मेरे को आप एक गलत की ओर धकेल लें। तो ऐसे भी किस्से हैं मेरे संग, तो बहुत सी किस्से जुड़े हुए हैं। तब मेरे चचा चेयरमैन थे नगर पालिका में, मैडम मिनिस्टर थी, मैडम माने ये इंदिरा जी। हाँ, बाकी मैं उनसे भी जुड़ गया फिर बात को, जब मोहन भाई ने संगठन से अलग होकर अपना कांग्रेस ज्वाइन करी, तो मैं भी अपने भाई लोगों के संग आ गया, उन्हीं के सपोर्ट में। अगर हम लोग, अब मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर कोई एक आए ऐसा हमारे कुमाऊँ में भी, अब बॉबी पवार तो हमारे दूर हो गया, मैं उससे करूँगा, बातें करूँगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन कुमाऊँ से एक चिंगारी और कोई एक ऐसा नवयुग आए, क्योंकि हमारे अंदर भी अब इतनी वो नहीं रही ना, हम कर सकते हैं, शारीरिक क्षमताएं थोड़ी कम हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। मैंने स्मैक के लिए कह रहा हूँ तो मैं करूँगा इसको, ज्ञापन देंगे, धरना देंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, समाज को जगाएंगे तो पक्का। पुलिस का हम वो दिखाएंगे, पुलिस को हम वो दिखाएंगे जो उनके DGP बोल के गए कि भाई ये पुलिस क्यों बोल गया है, हम उसको लेकर हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, PIL भी दाखिल कर सकते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल। क्योंकि जब आपका इतना बड़ा सर्वोपरि जो आपका डिपार्टमेंट का अधिकारी है, वो आप ऐसी बातें कर रहा है, तो ये बंद क्यों नहीं हो रही है? तो मैं नशे के लिए तो बहुत ज़्यादा मैं पंजी, बहुत मतलब मेरे अंदर घुटता हूँ मैं, कभी कभी ऐसा होता, फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, क्योंकि ये ललित जोशी, गजराज बिष्ट, राम सिंह केड़ा, ये सब मेरे संग के ही है। हाँ ना, आज ये सही है, बन जाएं, हम कह रहे हैं भाई ये मुख्यमंत्री बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, मेयर बन जाए, अच्छी बात है, लेकिन संग साथ ही साथ मैं उनसे भी ये निवेदन करता हूँ, इन चीज़ों के लिए भी उनके अंदर थोड़ा जज्बा होना चाहिए, क्योंकि और जो भी करेगा, मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को, इस स्मैक के खिलाफ या नशे के खिलाफ, इंजेक्शन जो भी है ये, तो वो बहुत आगे जाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से 5% लोग स्मैक के आदी हो गए हैं, 5% बहुत होते हैं। अच्छा, हल्द्वानी में? हल्द्वानी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे उत्तराखंड में कर रहा हूँ। अच्छा, हल्द्वानी में तो हमारे रामला मोहल्ले में, रामला ग्राउंड में हम देखते रहते हैं। अब क्या करें, उनको मारो तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पुलिस भी डरती है, वो सर फोड़ लेते हैं, वो इतने नशे में होते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है, बेहोश होते हैं ना, तो पुलिस भी उनसे छुटकारा चाहती है, और जो बेच रहे हैं उनसे उनको आमदनी हो रही है, पुलिस को हफ्ता आ रहा है, चौकियाँ बिक रही हैं, थाने बिकते हैं,
आपको पता होगा, आप तो हाँ, समझदार हैं भाई। इस चौकी के 18 लाख हैं, इस चौकी के 25 लाख हैं। ये हमारा प्रशासन है। ये अभी अर्जी निवेश पकड़ा गया, इनने ओपन कहा 1200 रुपये पटवारी को दो और 800 रुपये पटवारी को दो, 1200 रुपये उसको दो तहसीलदार को और कुछ एसडीएम को दो। तो हमारा स्थायी या जो भी हमारा बन रहा है, पत्र है, हाँ, जो हम अगर फर्जी बना रहे हैं तो उसमें भाई साइन तो तहसीलदार के भी है, एसडीएम के भी है, पटवारी के भी है। तुम अर्जी निवेश पे तुम दबाव बना रहे हो, उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हो। अरे कार्रवाई तो सब पे होनी चाहिए, उस पे भी हो, तभी तो उनने बोला। उनने कहा मेरे ऊपर कार्रवाई कर रहे हो तुम। इनके आज पेपर में आया है। हाँ हाँ, उस पर जिला अधिकारी का बयान भी आया है जांच का। तो आप इन चीज़ों को सोचिए ना कि क्या हो रहा है। ये तो एक आप इसमें आ रहे हैं केवल तहसील में, बाकी सब जगह ही यही हालत है। हाँ, पूरा प्रदेश है। पूरा यही है। पीडब्ल्यूडी में देख लीजिए आप, 1 करोड़ की सड़क 30 लाख में बन जा रही है, 40 लाख में बन जा रही है, 60 लाख बढ़ जा रहे हैं। अभी जो आप कह रहे थे वो सारे बाहर के आ रहे हैं, कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा। स्पीचों में कह दे रहा आदमी कि बाहर के आ रहा है, ले जा रहा है पैसा, हम विरोध करेंगे, कर कुछ नहीं रहे, खाली वो मंच से कह दिया। सारा सेंट्रलाइज पैसा बाहर जा रहा, हमारा सेंट्रलाइज बाहर हो जा रहा पैसा। भाई यहाँ के ठेकेदारों को मिलता है, यहाँ घूमता पैसा। बिल्कुल। और जो आप कह रहे थे वो काम भी कर रहा हो, पैसे मार के भी जा रहा है। मैं ठेकेदारों के संग बैठता हूँ, एक हमारे पीडब्ल्यूडी के हैं शोएब भाई, तो उससे कहा किसी ने काम कर लिया, उन्होंने कहा नहीं भैया बाहर वाले का नहीं कर। आपके हल्द्वानी से तो एक ठेकेदार ने पूर्व में आत्महत्या की है इस विषय को लेकर, शायद आपकी जानकारी में है। काठगाम का था वो, कहाँ का था? हरीश रावत सरकार के समय में उसको थोड़ा वो भी दिया, ठेकेदार ने जो है आत्महत्या की इस विषय को लेकर। और ऐसे कई मामले पूरे प्रदेश में हैं। तो वो बता रहा था कि भैया मैंने तो लिया नहीं, दूसरे ने ले लिया। कह रहा उनने ले लिया, और उसको मैंने बताया कि भैया मत करिए काम, पैसे मर सकते हैं। उस ठेकेदार ने क्या कहा, वो उसको 50,000 रुपये डाल दिया उसके अकाउंट में एडवांस। उनने आया कर दे यार जरा, और उनने कहा 50,000 रुपये एडवांस दे रहा है यार ये, उनने कर दिया। आज तक 3 साल हो गए वो पैसे के लिए रो रहा है। हाँ, जो आप नहीं कह रहे थे अभी, हाँ, ठेकेदार आके कई लोग हैं ऐसे। वो भी बता रहा, कह रहा कई है क्योंकि पत्रकार के तौर पे हमारे कार्यालय में ऐसे लोग कई बार आते हैं, उत्तराखंड के पीड़ित, उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। अभी बीच में एक राणा जी ऋषिकेश से मेरे पास आए थे, तो उनका एक कंपनी ने लगभग 3 करोड़ रुपया देना। फिर अब लगा लो, अभी तो 5-10 वाली बताई मैंने, आप तो 3 करोड़ रुपया देना है कंपनी ने। मेरे पास आए थे वो बीच में, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार इसमें ऐसा है कि मैं तो कोई पावर तो हो नहीं, मैं खबर ही बना सकता हूँ। उसमें कुछ कर ही नहीं सकता, उसमें बहुत अच्छे अगर एविडेंस होंगे या मतलब वो होंगे तभी वो कर सकता है कुछ ना। अब वो भी तो उसे पता है इस पर कुछ एविडेंस होंगे नहीं। अब उन्होंने भी कुछ पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश की, उनके पास कई कागज थे। हाँ। तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने भी उनसे कहा कि भाई पैसा तो नहीं डाल सकते, हम तुम्हें दूसरी जगह काम दे देते। फिर सही उन्होंने कहा ये कर लो। तो ये स्थिति इस उत्तराखंड की है। तो पंजी बड़ा मतलब विस्फोटक मामला है। और मैं तो लोगों से कहता हूँ, लोग कहते हैं नहीं नेपाल जैसा हालत नहीं होंगे। मैंने कहा यार कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने कहा बहुत बड़ा देश है हमारा, ऐसा नहीं होगा। अरे यार मैंने कहा ये देश से थोड़ी है, ये तो लोगों की भावनाएं हैं ना। हाँ, आज मंच से लोग बोल रहे हैं कि नेपाल जैसे हालत हो जाएंगे, दंगा हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, नेताओं को मारा जाएगा। अरे जो मंच से बोल रहा है तो उसके मन में भी है ना। बिल्कुल। हमने कहीं 10 जगह गया हूँ तो 5-7 लोगों ने ऐसा बोला है। हाँ, तो इसका मतलब उनके मन में है कि नेपाल जैसे हालत हो जाएंगे, हो सकते हैं, इन नेताओं को मारा जाएगा। भाई सारा पैसा नेताओं पे है, प्रशासन पे है, या अधिकारियों पे है। पैसा है कहाँ? यहाँ फिर ऊपर है हमारे क्या कहते हैं साजी पे। बिल्कुल, साजी मतलब अमित शाह जी पे। भाई वहीं से तो गुजरात के तो आ रहे हैं यहाँ पे सब। जितने हमारे ये ठेकेदार आ रहे हैं गुजरात के आ रहे हैं, वहाँ पैसा दे के आ रहे हैं, पार्टी फंड में पैसा पकड़ो, काम लो। और वो काम कैसा हो रहा है आप देख ही रहे हैं, तमाम वीडियो हम देखते हैं। सड़क पहले दिन बनती है, 3-4 दिन बाद उखड़ जाती है। तो ये कार्य योजनाएं जो है वो बड़ी धरातल पे सही तरह नहीं हो रही है। उसके लिए देखो अब करते हैं, मैं तो इसके लिए करूँगा। बाकी देखो और लोग अगर आएंगे संगठन के और भी होंगे जो
मतलब मैं बुलाऊंगा, अगर कभी धरना वरना प्रदर्शन होगा तो मैं तो इसमें को ही दूर करने के लिए कहूँगा। लेकिन अगर किसी और ने कुछ करने हैं, समाज में इतनी कुरीतियाँ हैं, उसके लिए भाई आप एक संगठन बनाइए, उस संगठन में आप पदाधिकारी बनाइए, अच्छे अच्छे लोगों को बनाइए और संगठन वो काम करे। बिल्कुल ना बिल्कुल। अब अकेले तो मैं भी देखो कर तो सकता हूँ, ऐसा नहीं है। अब वही होगा फिर सरकार या तो मेरे को अनुदान दे कुछ, मेरी ये क्या कहते हैं जो पेंशन है करे 20,000 रुपये 25,000 रुपये, तो मैं पूरा करने लग जाऊँगा, सब छोड़ दूँगा। यही बात आ रही है ना कि जो आपने कहा ना, आप तो अपने पेंशन बढ़ाने के लिए आंदोलन का वो कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। हाँ भाई अगर हम लोग अगर मेहनत करेंगे और आंदोलन करेंगे तो हम सरकार से ये दबाव भी बना सकते हैं, अगर हम कि हमारी पेंशन बढ़ाओ भाई। हम ये आंदोलनों में लगे रहते हैं और पब्लिक भी हमारा विरोध नहीं करेगी, नहीं यार इनको तो मिलना चाहिए। नहीं, अगर आप जनता की बात उठाएंगे तो जनता आपकी बात स्वतः उठाएगी, तो हम उसमें हमारा और जनता ही आपको विधायक या जनप्रतिनिधि बनाएगी। उन्होंने कहा नहीं यार ये लोग काम कर रहे इसमें कोई दो राय नहीं है, हैं। आदमी की मैं पूरी तरह सहमत हूँ आपसे। लेकिन इन 25 वर्षों में हम जनता की बात उठाने में कहीं ना कहीं तो असफल रहे हैं। असफल रहे हैं। देखो हम तो नहीं, हमने तो मैं अपनी तो नहीं कहूँगा, मैंने तो देखो ये बीएड का आंदोलन भी करा था, इसकी सेंट्रल काउंसलिंग करवाई हमने। पहले इनकी मनमानी चलती थी बीएड स्कूलों की, इसमें भी हमारे लीला कांडपाल है, उनने 1 साल तक धरना दिया वहाँ नैनीताल डाट पे। हम लोग भी जाते थे कभी कभी बारी बारी से, कभी कभी ये जगदीश गंगोला, मैं, कैलाश तिवारी, कभी मोहन पाठक, हम बारी बारी से कभी कभी चले जाते थे। लेकिन स्थायी रूप से वही बैठा रहता था और हमको ऑफ़र भी मिले कि भाई आप इसको हटाइए और हम आपको 2 लड़के हर कॉलेज में आपके लगेंगे बीएड वाले, जो 2-2.5 लाख रुपए में होते थे, 2-2.5 लाख 3 लाख लेते थे, मन की मर्जी होती थी। ये आर्यन पे आया तो उन्होंने कहा यार मेरे यहाँ तो फुल है, वहाँ चले जा, वहाँ हो जाएगा। वो वाला वहाँ भेज देता था, उन्होंने कहा यार वो पैसे से मांगेगा, वहाँ चले जा। ऐसे इनकी सेटिंग चलती थी। उसके खिलाफ हमने आंदोलन किया था और हमने कोर्ट से उसको हमने विजय प्राप्त करी थी। और फिर उसके बाद सेंट्रल काउंसलिंग हुई थी, काउंसलिंग यूनिवर्सिटी करने लगी। बड़ा घाटा हुआ था इन लोगों को, बीएड वालों का, नहीं तो ये मनमानी फीस मांगते थे। फीस नहीं, मतलब डोनेशन, सुविधा, डोनेशन। उन्हें 2 लाख कम से कम था तब। आज भी चिढ़ते हैं वो सब डिग्री वो बीएड वाले हमसे। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद फिर वही मैं बता रहा हूँ, हमारे मोहन भाई भी फिर उसमें चले गए, संगठन में कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। फिर उसके बाद कहाँ होता है, टूटता है संगठन। जब पार्टियों में चले जाओगे तो वहाँ तो पार्टी से बाध्य हो जाओगे ना, पार्टी जो कहेगी वो करना है तुमको। बिल्कुल। तो अच्छा हो, भगवान करे, देखो सद्बुद्धि आए, हमारे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को भी सद्बुद्धि आए, और ये जो हमारे प्रदेश में, खास तौर से प्रदेश में, वो उन नेताओं को सद्बुद्धि आए, उन विधायकों को सद्बुद्धि आए कि वो इतना करप्शन जो ये बिल्कुल यहाँ तक आ गया है। आँखें जिस दिन अगर आँखें ढक गई फिर उस दिन मेरे ख्याल से नेपाल वाले दिन आ जाएंगे। क्योंकि जब आदमी को कुछ नहीं दिखेगा तो वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, कहीं भी हाथ मार सकता, कहीं भी पैर मार सकता, क्योंकि उसे कुछ दिख ही नहीं रहा। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं अब अंतिम सवाल की ओर जाता हूँ कि मौजूदा दौर में जो छात्रों का नेतृत्व है, जो छात्र संघों के लोग हैं, उसको आप आंदोलन की दृष्टि से मौजूदा नेतृत्व को किस दृष्टि से देखते हैं? कुछ दे वो तो देखो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। भाई अच्छा। देखो ये तो जो लिंग 2 आई उसने ये सब बर्बाद कर दिया। ये लिंग 2 भी इसीलिए आई, ये पार्टी वालों को पता था यार ये तंग करते हैं, छात्र संघ में अध्यक्ष बन जाते हैं, तड़ी दिखाते हैं, ये है वो है, क्योंकि वो तो निर्दलीय होता है। इनने कहा ऐसा करते हैं, लिंग 2 कर देते हैं, एक बार इलेक्शन लड़ेगा। तो वो आदमी को लगा यार अब ये तो पार्टी, हमको इससे अच्छा रास्ता और कहीं नहीं मिलेगा, तो लोगों ने पार्टी ज्वाइन कर ली। कोई एनएसयूआई से लड़ता, आप कोई भी प्रदेश में, पूरे प्रदेश में कॉलेजों में एनएसयूआई और एबीवीपी। पहले आयशा हमारे समय में आयशा दिखती थी, एबीवीपी दिखती थी। अब तो हर कॉलेज में आयशा छोड़िए एनएसयूआई और एबीवीपी, और यही दोनों हैं। इन्हीं की संगठनों के बनते हैं। ये पार्टी के पुस्तक होते हैं, कुछ करेंगे नहीं। जिसकी सरकार होगी वो क्यों करेगा? तो ये
तो राजनीति यहाँ पे हमारी बिल्कुल धरातल। आप ये कहना चाह रहे हैं कि नई राजनीतिक पौध जो है वो समाप्त, तो पौध लगना खत्म हो गई है। पौध लगना क्या, समाप्ति है, क्योंकि वो पार्टी है, वो तो पार्टियां है ना। हाँ। पहले छात्र संघ वाले, छात्र संघ निर्दलीय होते थे, वो उनका कोई दल नहीं होता था। हाँ। उन्हें चलो भाई बाजार बंद कराओ। आज तो बाजार बंद कराने जाएंगे, वैसे ही आ जाएगा फोन विधायक जी का, अरे यार रहने दे बे, वो सीओ साहब का फ़ोन आ रहा है, मजिस्ट्रेट साहब का फ़ोन आ रहा है, एसडीएम साहब का फ़ोन आ रहा है, यार ऐसा मत करो। क्योंकि वही सामंजस्य जो मैंने बताया ना आपको कि इनके भी काम हो रहे हैं और उनके भी काम हो रहे हैं। इस दुनिया, इस माहौल में मैं भी दंगा और तू भी दंगा, हमाम में सब दंगे, सब दंगा। तो ये चीज़ें चल रही है, तो कहाँ से सही हो जाएगा। इसीलिए एक क्रांति की ज़रूरत है। उस क्रांति के लिए आए, मैं कह रहा हूँ एक ऐसा नौजवान आए और वो लीड करे, और मैं उसके साथ रहूँगा। मैंने आपको बताया तन मन धन से। चलिए, हमारी शुभेच्छाएं आपके साथ हैं, हमारी सद्भावनाएं आपके साथ हैं। आप अपने इस नशे विरोधी मुहिम में सफल हों और अतिशीघ्र एक आंदोलन नए स्वरूप में इस प्रदेश में खड़ा हो, जिससे कि इस उत्तराखंड राज्य के नवनिर्माण की ओर एक नई दिशा प्राप्त हो सके। ठीक, धन्यवाद आपका जुम्मन भाई। थैंक यू सर, हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।